सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ ऋषि यादव और आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ज्योग्राफी में भी ये जो टॉपिक है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। आप जानते हैं ज्योग्राफी को बेसिकली हम दो चीज़ों में कंसिडर करते हैं, एक होता है इंडियन ज्योग्राफी, एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। आप एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप इंडियन ज्योग्राफी को ईजिली समझ पाएँ। जो मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी से बनते हैं और इंडिया के जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उनसे बनते हैं। बट दिक्कत ये हो जाती है कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो भी इंपॉर्टेंट है और उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं में से एक पार्ट होता है यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। तो आज हम इसी को कवर करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, पूरा मतलब ये पूरे नोट्स हैं, लाइक ये वर्ल्ड ज्योग्राफी देख रहे हो, ये सारे के सारे टॉपिक्स, इनकी डिटेल्ड नोट्स, आप ये मत समझिएगा छोटे मोटे नोट्स हैं। तो लाइक काफ़ी टाइम लगा है, मेहनत लगी है, तो इसमें सारे डिटेल्ड नोट हैं। अगर आपको ये चाहिए तो ये मैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा। अगर आप जोड़ना चाहते हैं हमारे साथ टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सोलर सिस्टम का ये टॉपिक है, किसी ने मुझसे बोला था कि सर इस पर बना दीजिए क्योंकि आपकी वीडियो से चीज़ें समझ में आती हैं। लाइक मैं तो सोच रहा था इन टॉपिक्स पे बनाऊंगा, बट मैं सोच रहा था थोड़ा लेट बनाऊंगा। बट इफ़ आप लोग बोल रहे हैं तो बना देता हूँ। मैं ये नहीं कि आप लोग बोल रहे हैं बना देता हूँ, मुझे बनाना ही था, बट आप लोगों का डिमांड आ रहा है तो उस पर थोड़ा जल्दी काम कर लेते हैं। तो ये सारे आप टॉपिक्स देख सकते हैं, किन किन टॉपिक्स को हम बेसिकली आज कवर करने वाले हैं। बिग बैंग थ्योरी को, यूनिवर्सेस को, यूनिवर्सेस को नहीं, यूनिवर्स एक अकेला यूनिवर्स है। मल्टीवर्स वाले कॉन्सेप्ट में मत घुसना, यूनिवर्स सिर्फ एक अकेला है। गैलेक्सीज बहुत सारी हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टार कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स कैसे होता है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाएगा, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसमें आपको वही बता दूंगा। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, सोलर सिस्टम क्या है, अबाउट प्लैनेट्स, मिल्की वे क्या है, और सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या है, और ड्वार्फ प्लैनेट क्या है। इसके अलावा एक चीज़ और हम ये देखेंगे, वो होते हैं स्पेस मिशन, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले देखो, जितने भी हो सकता है कि जो नोट्स हैं इनमें कुछ चीज़ें इतनी हार्ड आपको लिखे और आपको समझ में ना आए। नहीं नहीं सर, हमको तो सब समझ में आता है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, बट आपको कुछ चीज़ें हार्ड लगे और आपको समझ में ना आए तो फिर आप नोट्स को मत पढ़िए, बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। तो थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, इसको पहले जान लेते हैं। जो स्टडी ऑफ यूनिवर्स होती है, यूनिवर्स बेसिकली, यूनिवर्स को हम लोग कॉस्मोस बोलते हैं, कॉस्मोस। और यूनिवर्स में आपको अगर कॉस्मोस बोलते हैं और कॉस्मोस की पढ़ाई करेंगे तो क्या बोलेंगे, कॉस्मोलॉजी बोलेंगे। किसी भी चीज़ को पढ़ाई को, जब किसी चीज़ को पढ़ाई के लिए बोलना होता है कि स्टडी ऑफ एनीथिंग, उसके लास्ट में मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लॉजी लगा देते हैं। जैसे बायोलॉजी हो गया और जियोलॉजी हो गया, बहुत सारे लॉजी होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें। तो सेम ऐसे होता है कॉस्मोलॉजी, और कॉस्मोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। जब हम लोग यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। सर ये सुपरनोवा क्या होता है, सुपरनोवा बस आप ये याद रख लीजिए, जब बहुत बड़ा एक स्टार होता है और वो एक्सप्लोड हो जाता है। एक्सप्लोड मतलब एक एक्सप्लोजन होता है बहुत बड़ा जब किसी स्टार में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सुपरनोवा बोलते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ जान लेते हैं, पल्सर क्या होता है। सर ये पल्सर 150 वाली है, 180 सीसी। तो देखो ये कोई बाइक नहीं है। पल्सर बेसिकली आप मतलब बस इतना समझ लीजिए कि पल्सर को न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हमको नहीं जानना है। ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल देखो इस पर अगर वीडियो बनाना चाहें तो अलग ही बन जाएगी, बट वो साइंटिफिक चीज़ें हो जाएंगी। और पहले मेरा एक चैनल था साइंस से रिलेटेड, तो उसमें मैं ये चीज़ें बताता था, बट अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जान लीजिए कि स्पेस में जहाँ पे इन्फिनिट ग्रेविटी होती है वहाँ पे ब्लैक होल होता है। सर ब्लैक होल है कहाँ, तो ब्लैक होल हर गैलेक्सी के सेंटर पे होता है, ठीक है। मोस्टली वैसे तो हर गैलेक्सी के सेंटर में होती है। और कई लोग कहते हैं कि ब्लैक होल में इन्फिनिट ग्रेविटी इतनी होती है कि मतलब लाइट भी अगर सीधी जाएगी तो ब्लैक होल में बैंड हो जाती है। और अगर ब्लैक होल है तो वाइट होल जैसा भी कुछ होता होगा कि यहाँ से सारी चीज़ें अंदर जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही हैं, बट कहीं से तो बाहर निकल नहीं होंगी ना, तो लोग उसको वाइट होल कंसिडर करते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि प्रूव हुआ है। फिलहाल सिर्फ ब्लैक होल की एक फ़ोटो आई थी बहुत टाइम पहले, 2019 के टाइम पे, शायद आपको याद हो, ठीक है, जब साइंटिस्ट ने पहली बार ब्लैक होल की फ़ोटो देखी थी, मतलब पब्लिश की थी नासा ने, ठीक है। स्टडी थ्योरी क्या होती है। अच्छा सुनो, पहले सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है। सेलेस्टियल बॉडीज़ बेसिकली जब आप रात को सो जाते हैं, जब आप कभी छत पे सोएंगे तो आपको चांद दिखेंगे, तारे दिखेंगे, प्लैनेट्स दिखेंगे, और जितनी भी चीज़ें आपको दिखेंगी वो सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। सर सारी, हाँ मतलब सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। जो भी आपको स्पेस में यहाँ वहाँ घूमता हुआ दिख रहा है, मोस्ट प्रोबेबली वही सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। अब इनमें आप फालतू की चीज़ों को, लाइक डार्क मैटर को, डार्क एनर्जी को कंसिडर मत करना, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ में नहीं आएगा। आप इतना समझ पा रहे होंगे, इतना आपको बेसिक नॉलेज होगा। एक थी स्टडी थ्योरी। स्टडी मतलब होता है जब कोई चीज़ निरंतर रहती है। स्टडी है ना कि आप एकदम स्टडी हो जाइए, हिलिए मत, तो वही चीज़ उन्होंने बोला था स्टडी थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कि फ्रेड होयल ने दी थी। क्या सर ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको नहीं भूलना है।
क्या? फ्रेड हुइल। उन्होंने बोला था कि यूनिवर्स एक्सपेंड तो कर रहा है बट बाय मेंटेनिंग इट्स डेंसिटी एंड रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। लाइक अगर वो उसका डेंसिटी इतना है तो वो बढ़ रहा है, बट वो ये डेंसिटी को मैनेज करके चल रहा है। मतलब वो इतना बढ़ भी जाएगा तब भी उसकी डेंसिटी इतनी ही रहेगी, बहुत बड़ा भी हो जाएगा तब भी उसकी डेंसिटी सेम ही रहेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि डेंसिटी को कंट्रोल करते हुए यूनिवर्स बढ़ रहा है। ये नहीं है कि मतलब यूनिवर्स बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वो मेंटेन करके चल रहा है अपनी। ठीक है, लाइक रबर होती है तो उसको अगर आप खींचोगे, लाइक रबर, तो अब बैलून को आपने देखा होगा, अगर आप उसको खींचोगे तो पतला होता चला जाता है ना, और ज़्यादा खींचोगे, बट ये जो है वो अपनी डेंसिटी को मेंटेन करके चल रहा है। कौन? यूनिवर्स। तो क्या सर ये सच बात है? देखो, एक्सेप्टेड है कि नहीं है वो सब हमको नहीं जानना, बट आपको ये जानना है कि स्टडी थ्योरी होती क्या है, किसने दी थी, वो आप जान चुके हैं। इतना ही नफ था। अब हम आ जाते बिग बैंग थ्योरी पे बात करते हैं। तो ये सब मत पढ़िए, जो मैं बोल रहा हूँ बस उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एक बात और मैं आपको बता दूं, वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है, और मैं थोड़ा बीमार हूं, तो अगर मुझे खांसी वगैरह है तो उसको इग्नोर करिएगा। जो बिग बैंग हुआ था बेसिकली आज नहीं हुआ था, ये हुआ था 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। हैं सर, आपको कैसे पता कि 13.8 बिलियन ईयर ही साल पहले हुआ होगा? तो चलो बता ही देते हैं। लाइक 13.8 बिलियन ईयर मतलब आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ था। और बिग बैंग मतलब होता है बहुत 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 बड़ा एक्सप्लोजन। एक छोटा सा चीज़ था जिसको हम लोग सिंगुलैरिटी बोलते हैं, वो इतना छोटा था, एक छोटा सा पार्टिकल समझ लीजिए, इतना छोटा, एटम को तो भूल ही जाइए, उससे भी लाइक लाखों गुना छोटा पार्टिकल था। वो बहुत ज़्यादा डेंसिटी कंटेन करता था, बहुत ज़्यादा हीट कंटेन करता था, बहुत ज़्यादा उसमें पावर थी, और जैसे ही वो एनर्जी के चक्कर में फटता है, ब्लास्ट होता है, तो वो इतनी स्पीड से पूरे यूनिवर्स में फैलने लगता है, इतनी स्पीड से कि लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को तो भूल जाइए भाई, स्पीड ऑफ लाइट तो गई तेल लेने, इतनी स्पीड में फैलता है कि भाई 0.00001 को सेकंड में जब वो एक्सप्लोजन हुआ तो पूरे, मतलब पहले तो कुछ था ही नहीं, यूनिवर्स तो पहले कुछ था ही नहीं, जब उस पॉइंट से एक्सप्लोजन हुआ तो वो हर जगह फैल जाता है चारों तरफ, और जब वो चारों तरफ फैलने लगा तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बिग बैंग। सर फैलने लगा उसको बोलते हैं, वो जो पार्टिकल था उसको बोलते हैं कि ये जो धमाका हुआ, धमाका, इसको बोलते हैं बिग बैंग। उस धमाके को क्या बोलते हैं? बिग बैंग बोलते हैं। सर हमको कैसे पता कि इतने ही साल पहले हुआ होगा? तो वो भी आपको क्लियर कर देते हैं। ये देखो मैं लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ पे दिख रही है आपको? हाँ सर दिख रही है। अगर मैं ये लाइन खींचता रहूँगा तो यहाँ आ जाएगी? हाँ सर आ तो जाएगी। और मैं और कंटिन्यू करता रहूँ तो यहाँ आ जाएगी? हाँ सर। ये देखो दिख रही है ना, यहाँ आ जाएगी? हाँ सर आ जाएगी। तो सेम चीज़ है कि जब लोगों ने देखा, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये जो यूनिवर्स है ये तो भाई एक्सपेंड कर रहा है। मतलब अगर सुनो, अच्छे समझना, ये कोई बताता नहीं है, वैसे बता देना चाहिए, छोटी चीज़ है कि यूनिवर्स मान लो अभी इतना बड़ा है और एक्सपेंड कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। इससे पहले मतलब ये इतना छोटा होगा, लगभग 1-2 साल पहले वो उन्होंने कैलकुलेट किया, 10 साल पहले इतना छोटा होगा, 20 साल पहले इतना छोटा होगा, और ऐसे ही जब करते करते वो टाइम में एकदम बैक गए तो उनको पता चला कि 13.8 बिलियन साल पहले ये सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट था, और उसी को हमने बिग बैंग बोला। होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। लाइक ज्योग्राफी जिसको समझ में आ जाए तो समझ में आ जाती है, बट नहीं आती तो कभी नहीं आती है। तो अब शायद आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बिग बैंग कैसे हुआ उसकी एक ज़रा वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो नहीं, सिर्फ एक्सप्लोजन कैसे हुआ बस, ठीक है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB, ठीक है। जब बिग बैंग हो गया उसके बाद ये सारी चीज़ें बची हुई थी, ठीक है। और इसको किसने डिस्कवर किया था बिल्कुल नहीं जानना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं जानना है। बस ये फुल फॉर्म याद कर लो, मोर देन इनफ है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जानना है हमको, ठीक है। जो बिग बैंग थ्योरी थी, जिसको हम लोग बिग बैंग एक्सप्लोजन भी बोलते हैं, ये जो दी थी वो दी थी जॉर्ज लेमिटायर ने। क्या? जॉर्ज लेमिटायर ने, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो आप ये चीज़, ये बस ये गिवन बाय किसने दी थी? जॉर्ज लेमिटायर ने दी थी। कब दी थी? 1927 में। बस इतना ही जानना था। बट कहीं कहीं ये जो चीज़ है 1927 की जगह 1931 मेंशन रहता है। तो जो भी आपको कमेंट में दिखे या जो भी आपको बेसिकली पेपर में ऑप्शन दिखे उस पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उन्होंने दी है, पब्लिश कब हुई, उस चक्कर में ये थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। दिस कैन बी सेड एट द डेथ ऑफ द, देखो ठीक है, वही देखो ये लिखा हुआ है, ऑल द मैटर वॉज इन अ टाइनी, जितना भी जो मैटर था, जितना भी आज आप देख रहे हैं, इतने सारे सोलर सिस्टम्स देख रहे हैं, इतनी सारी गैलेक्सीज देख रहे हैं, इतने सारे स्टार्स देख रहे हैं, इतने सारे प्लैनेट्स देख रहे हैं, कॉमेट्स दिख रहे हैं, सारा का सारा एक छोटे से पॉइंट में था। और वो पॉइंट कैसा था? टाइनी इमेजिन बेसिकली किसी चीज़ को करते हैं तो आप उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते, इतना छोटा था। और भाई इतना छोटा, इतना ज़्यादा वॉल्यूम, इतना इन्फिनिट टेम्परेचर, इतनी इन्फिनिट डेंसिटी कि भाई अब फटा तो मतलब समझ गए, वही मैं आपको बता चुका हूँ।
और जब ये टाइनी बॉल फटी तो इसी को हम लोग क्या बोलने लगे, सॉरी, बिग बैंग बोलने लगे, और ये बहुत बड़ा ह्यूज एक्सप्लोजन था। ठीक है, ओके। अब थोड़ा आगे जान लेते हैं फिर क्या होता है। विद इन 3 लाख ईयर, 3 लाख सालों के बाद जो बिग बैंग का टेम्परेचर, जो बिग बैंग से टेम्परेचर हुआ था वो बेसिकली ड्रॉप हो गया, मतलब कम हो गया, 4500 केल्विन तक चला गया। ठीक है, जब 4500 तक केल्विन तक चला गया तो ये एटॉमिक मैटर है वो बनने लगा, चीज़ें पास आने लगी, और बहुत सारी प्रोसेस है वो आपको पता होगी, और नहीं पता तो मतलब यही है कि जो पहले पार्टिकल्स थे वो पास आने लगे, फिर वो एक बन गए, फिर वो और दूसरों को पास आने लगे, धीरे धीरे नेब्यूला बने, फिर हमारी गैलेक्सीज बनी, फिर हमारे स्टार्स बने, फिर स्टार से प्लैनेट्स बने, प्लैनेट्स से मून्स बने, और उनसे कॉमेट्स बने, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स देख लेते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि स्टार्स कैसे बनते हैं, क्योंकि एसएससी ऐसा कुछ क्वेश्चन करता नहीं है, बट पढ़ने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स में, तो आप जरूर उसको पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द अर्ली यूनिवर्स, जो पहले का यूनिवर्स था उसमें आधी एनर्जी कहीं और चली गई थी, लाइक इनको 10 रुपये दे दिए, इनको 20 रुपये दे दिए, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था, ये नहीं कि सबके साथ बराबर हुआ, थोड़ा गलत हो गया था। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो वही चीज़ जो मैं अभी आपको बताया था वही है। दिस लेड टू इनिशियल डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट कॉज द मैटर टू गेट डाउन टुगेदर एज बेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज। तो यही है कि ये जो मैटर है धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स इसके अलग अलग हो गई, अब मैटर अपने आप में जुड़ने लगा और धीरे धीरे गैलेक्सीज का फॉर्मेशन करने लगा। और जो अभी मैंने आपको बताई थी स्टेडी स्टेट थ्योरी, वो किसने दी थी? फ्रैड होयल ने। कब दी थी ये भी आपको बताना है। प्लस एक बात और बता दूं कि फ्रैड होयल का तो मेन नाम होता है, बट इसको हेल्प 2 लोगों ने और की थी, जिनको बोलते हैं हम हरमन बूंदी नहीं, बेसिकली हरमन बॉन्डी एंड थॉमस गोल्ड। तो ये नाम भी मेंशन कर लेना, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी का भी इसमें कंट्रीब्यूशन था। किसमें कंट्रीब्यूशन था तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। कहाँ गया वो, यहीं तो था, हाँ इस वाली चीज़ में। ठीक है, इस वाली चीज़ में इसको याद रखिएगा, स्टेडी स्टेट थ्योरी में। ठीक है, तो अब ज़्यादा हमको इसके बारे में नहीं पढ़ना है। प्लैनेट्स कैसे बने वही चीज़ है, सिंपल जो आपने प्रोसेस हमेशा देख रहे हो वही है। गैस क्लाउड हुए, फिर वो शांत मतलब ठंडे हो गए, फिर मैटर उनके आसपास था, उनके कोर के पास आने लगा। इनटू स्मॉल डेवलप्स इनटू स्मॉल बैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल, जो बैटर आसपास घूम रहा था वो छोटा छोटा हो जाता है। राउंड ऑब्जेक्ट चीज़ों की बनने लगती हैं, और ये प्रोसेस ऑफ कोहेशन जो मतलब चीज़ें पास आने लगती है उसके चक्कर में ये फॉर्म हो गए। ठीक है, ये बेसिकली आपको पता होगा, इसलिए मैं इनके डीप में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ठीक है, चलो ये भी जान लो। एक गट्ठा मतलब जब बहुत सारे स्टार्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्स ऑफ गैस विद अ नेबुला ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्स एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर ऑफ द गैस क्लाउड एंड आई यूज गैस क्लाउड। ठीक है यार, कुछ नहीं है। ठीक है, जो नेबुला है ना, जो गैसेस का जो वो होता है जिसमें बहुत सारी गैसेस होती है और वो घूमता रहता है, उसको नेबुला बोलते हैं। उसी का फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लैनेट्स कैसे बने स्टेजेस पे। बात कर लेते हैं कॉन्स्टेलेशंस की। जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले देख लेते हैं, बाकी जो बहुत मतलब जो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए बट आगे जाके इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो सारा का सारा नोट्स में लिखा है, उसको डीप में पढ़ सकते हैं। फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना मैंने ऊपर बताया बस आप उतना ही याद करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। कॉन्स्टेलेशन की बात करें तो ग्रुप ऑफ स्टार्स को, जब बहुत सारे स्टार्स साथ में आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन से बोलते हैं। कॉन्स्टेलेशन मतलब जब 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, जब बहुत सारा एक ग्रुप उनको लगने लगे कि यार ये तो एक पैटर्न बना रहा है। बेसिकली हर ग्रुप ऑफ स्टार पैटर्न नहीं बनाता है, बट जो ग्रुप ऑफ स्टार होता है उसको हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। बट कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स लाइक ऐसे हो गए जो पैटर्न बनाते हुए दिखते हैं, लाइक कोई ऐसा हो गया जैसे लग रहा है तीर चला रहा है, तो इन सब का नेम हो जाता है। ठीक है, चीज़ों को याद करने के लिए, लाइक कोई स्टार मान लो ऐसा है, ऐसे हैं, तो उन्होंने इन सारी डॉट्स को कनेक्ट किया और उन्होंने बोल दिया ये देखो ये तो उल्टा सी लग रहा है, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया? अपोजिट सी। ठीक है, तो ऐसे कर करके इन चीज़ों को नाम मिली, किसको? कॉन्स्टेलेशंस को। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं, आपको कन्फर्म हो चुका होगा। उर्सा मेजर को हम लोग क्या बोलते हैं? द ग्रेट बियर के नाम से जानते हो, और इसी को हम सप्तऋषि बोलते हैं। सर इनकी फ़ोटोज़ लगा देते तो बेटर रहता। अगर हम फोटोज़ लगा देते तो आप गूगल पर जाके सर्च ही नहीं करते, इसलिए हम चाहते हैं गूगल पर जाके इनके बारे में सर्च करो। ठीक है, तो जब बार बार देखोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, इस वजह से इनको मैंने अपने नोट्स में भी मेंशन नहीं कर रखा था। ठीक है, और हाँ, जो मैंने बोला था कि जो पैटर्न दिख रहा है इसको, पैटर्न को क्या बोलते हैं? एस्ट्रिज्म। क्या बोलते हैं? एस्ट्रिज्म। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो देख सको, पैटर्न ऑफ स्टार्स इन अ ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं? एस्ट्रिज्म बोलते हैं। तब बिग डिपर बेसिकली उर्सा मेजर में है। ठीक है, जो स्टार है वो उर्सा मेजर में। ठीक है, कैसियोपिया या कैसियोपिया, जो कैसियोपिया है ये बेसिकली डब्ल्यू शेप्ड होता है, डब्ल्यू शेप्ड कॉन्स्टेलेशन है। इसका जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो है सेडर। देखो कैसियोपिया एक कॉन्स्टेलेशन है जो कि डब्ल्यू शेप्ड में है, लाइक ऐसी है।
ठीक है। तो इसका एक जो ब्राइटेस्ट स्टार हो, स्टार बेसिकली तारा, उसका क्या नाम है, सेटर्न नाम है। ठीक। एक साइग्नस है, ये भी थोड़ा देख लीजिएगा, क्रॉस शेप्ड है। ठीक है, ऐसा कुछ फोटोज़ देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओरियन की बात करें तो ब्राइटेस्ट स्टार, ओरियन का जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो रेगर, ऑल्सो नोन एज द हंटर, और इस ओरियन को क्या बोलते हैं, द हंटर के नाम से जाना है। तो सर मतलब ये बेसिकली ग्रुप के नेम है। जब बहुत सारे स्टार इकट्ठे हो जाते हैं, जो पैटर्न हमने बनाया था ना, उस पैटर्न को हम एक नाम देते हैं। देखो पैटर्न देखना, जो पैटर्न बनता है, जिसको पैटर्न बनाते हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रिज्म, और जो पैटर्न बना के हमने किसी कॉन्स्टेलेशन का नाम रख दिया वो ये नाम है। चाहे आपका ओरियन हो गया, द बिग डिपर हो गया, कैसोपिया हो गया, और द हंटर हो गया, यही सारी चीज़ें हैं। थोड़ा हो सकता है आपको अजीब लग रहा होगा, बट इतना हार्ड है नहीं। ठीक है, इसको हार्ड नहीं बनाते हैं। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, सोलर सिस्टम। यहाँ से बेसिकली वो स्टार्ट हो रहा है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पर ज़्यादा थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आपको मुझे आपका फुल फोकस चाहिए। तो जान लेते हैं सोलर सिस्टम क्या था, ओरिजिन कैसे हुआ। तो थ्योरी का नाम है नेबुला लैप्लेस थ्योरी। फॉर्म फ्रॉम नेबुला, कहते हैं कि नेबुला से बना था। और नेबुला क्या होता है, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, वही मैं आपको बताया था। कोलैप्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के चक्कर में पास आ जाती है, ग्रेविटी की वजह से पास आ जाती है और एक डिसफॉर्म कर देती है, ऐसा कुछ। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फ्यूज। ठीक है, तो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास में आ जाते हैं प्रेशर की वजह से, वही चीज़ें हैं। ठीक है, और इसी चक्कर में सेंटर में सन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, मैटर रिवॉल्विंग अराउंड कंडेंस एंड फॉर्म प्लैनेट्स। जो किनारे का मैटर था, लाइक जो मैटर ऐसे ऐसे घूम रहा था, जो किनारे का मैटर था, ये बाद में जाके क्या बना लेते हैं, प्लैनेट्स बना लेते हैं। जो बीच वाला था वो सन बन जाता, अभी आपको बताया था। सेम चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा में है नहीं जो आपको पता ना हो। दिस थ्योरी इज़ फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय, जो सबसे पहले ये थ्योरी दी गई थी वो किसने दी थी, इमैनुअल कांत ने। क्या ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, और कब दी थी, 1755 में। तो इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सन पहले फॉर्म हुआ था। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो ना कि सन सेंटर पे फॉर्म हो जाता है, तो सन पहले फॉर्म हुआ था। लैप्लेस एड सम अदर थिंग्स इन द थ्योरी इन 1769। तो लैप्लेस थे, उन्होंने बाद में 1769 में इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की, उस वजह से इसको लैप्लेस थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, ऊपर देख रहा हूँ ना, नेबुला लैप्लेस थ्योरी। प्लैनेट फॉर्म फर्स्ट लोकेटेड इन ओरियन। ठीक है सर, मतलब समझ नहीं आया, तो अच्छे समझना। 1755 में इमैनुअल कांत बोलते हैं कि सन पहले बना, लेकिन सेम चीज़ लैप्लेस क्या बोलते हैं, ज़्यादा चीज़ों को ऐड करके, और उनको मतलब कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि आप गलत बोल रहे हो। 1769 में वो बोलते हैं कि प्लैनेट्स पहले बने, तो इनका जो है ना कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है, वो बोला है ये पहले हुआ, वो बोला है ये पहले हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है कि इमैनुअल कांत क्या बोलते हैं कि सन पहले फॉर्म हुआ, और जो लैप्लेस बोलते हैं वो क्या बोलते हैं कि प्लैनेट्स पहले फॉर्म हुए। तो लैप्लेस की थ्योरी को थोड़ा माना जाता है। ठीक है, और जो बेसिकली हमारा सोलर सिस्टम वो कहाँ पे है, ओरियन स्पर। सर ये क्या होता है, ओरियन स्पर जगह, लोकेशन मान लीजिए, जैसे आप किसी शहर में रहते हो, ऐसे यूनिवर्स की लोकेशन है ओरियन स्पर, तो वहाँ पे ये चीज़ें हैं। ठीक है, और कब बनी थी ये सारी चीज़ें, तो ये बनी थी 4.8 बिलियन ईयर्स अगो। हम बेसिकली अपने सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मेशन कैसे हुआ भाई, ये सब मत जानो भाई, प्लीज़ मत जानो यार, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बट अगर जानना चाहो तो बता दो। ठीक है भाई, पढ़ लेते हैं इसको, ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट तो है, बट क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो क्या ही, चलो फिर भी देख लेते हैं। टाइडल हाइपोथेसिस सर जेम्स जीन्स ने दिया था। ये बोलते थे कि प्लैनेट्स फॉर्म फ्रॉम द सन्स मटेरियल पुल्ड आउट बाय पासिंग स्टार। जो आसपास के स्टार निकलते थे वो घलते थे सूरज में, तो उनके टुकड़े हो जाते थे, तो वहाँ से ये जो जितने प्लैनेट्स हैं बने हुए हैं, किसके, टाइडल हाइपोथेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्लैनेटिसिमल, भाई मैं इसको मन में बोल पा रहा हूँ बट मैं सामने से नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं दोबारा सबको कोशिश करता हूँ। प्लैनेटिसिमल पता नहीं क्या लिखा है, हाइपोथेसिस, जो कि चैम्बरलिन और मोल्टन ने दी थी। इन्होंने क्या बोला, प्लैनेट्स फॉर्म्ड बाय स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडीज कोलाइडिंग एंड मर्जिंग। इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, कोई सूरज को आके नहीं मारा था, सूरज तो गॉड है, बोले तो भगवान। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ये आपस में दोस्ती कर लेते और ये बाद में जाके बड़े प्लैनेट्स बन जाते हैं। ठीक है, आप बताइए आपको क्या लगता है इन दो में से सही क्या होगा, कि सूरज के टुकड़े हैं ये जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं, या फिर ये आपस में जुड़ के बन गए। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बेसिकली रटने वाली चीज़ें हैं, कुछ आप समझ सकते हैं, कुछ आप रट लेंगे। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं। एज ऑफ अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बार बार बनेंगे। 4.5 बिलियन ईयर्स, आँख बंद करके इसको याद रख लीजिए। ठीक है, होता क्या है सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम बेसिकली 8 प्लैनेट्स हैं, 63 मून्स हैं, मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज लाइक एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, ह्यूज। और हाँ, अगर आप ये देख के मुझसे ये बोलोगे
कि सर ये अलग है, ये 63 मून्स नहीं है। तो भाई ये तो इनका काउंट ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, रोज़ नए आ जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा हटाइए। तो 8 प्लैनेट, 63 मून्स, बिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज लाइक एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, ग्रेन्स एंड गैसेस। वही है, छोटे मोटे दाने आने, सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हैं सारी की सारी कहाँ पे हैं? हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। टोटल कितने मून रिकॉग्नाइज करती है AIU? वो इक्वल टू 88 मून्स को रिकॉग्नाइज करती है AIU। यहाँ पे AIU का फुल फॉर्म नहीं लिखा है, बट मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पता होगा। और यही है वो शायद AIU जिसने बोला था कि प्लूटो भाई आज से आप प्लेनेट नहीं हो। तो उन्होंने कब बोला था, किस ईयर में प्लूटो को प्लेनेट के लिस्ट से हटा दिया गया था? कौन से 3 चीज़ें होती हैं जिससे पता चलता है कि कोई चीज़ प्लेनेट है कि नहीं है? ज़रा ये भी बता दीजिए। कोई आपसे पूछे कि ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा, तो सबसे चमकने वाला तो सूरज है ना भाई। आपने कभी आँख खोल के सूरज को देखने की कोशिश की है? मत करिएगा, आँखें खराब हो जाएंगी, ठीक है। सेम चीज़ होता है सर रात को, तो रात की बात अलग है, तो रात के लिए भी कुछ और होता है। अगर कोई पूछे कि सबसे रात में सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा कौन है, तो वो है साइरस। कौन सा? साइरस। और सबसे पास कौन सा है? तो भी सन है सबसे। और अकेला देखो, सोलर सिस्टम में 20 तारे तो हैं नहीं। सोलर सिस्टम मतलब होता है, देखो सोलर मतलब ही होता है तारा। तो एक तारा मतलब एक सोलर का जो सिस्टम है जिसमें इतने सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो ये तो एक ही सूरज के घूम रहे हैं ना। तो एक सोलर सिस्टम में एक ही तारा होता है, कहीं कहीं 2 होते हैं, बट हाँ कहीं कहीं 2 होते हैं, बट फिलहाल यहाँ पे एक ही है, ठीक है। और नियरेस्ट स्टार आफ्टर सन, अगर कोई आपसे पूछे कि सूरज के बाद सबसे पास कौन सा तारा है जरा बताइए, तो वो हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये तीनों के तीनों हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको मत भूलिएगा। और AIU का फुल फॉर्म अभी जल्दी से कमेंट करिए, शायद आपको आ गया होगा, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, ठीक है। एक चीज़ और बता दें कि 99% जो सोलर सिस्टम का मास है वो सिर्फ सन क्रिएट करता है, मतलब सन अकेला रखता है। लाइक 99% मास पृथ्वी का, मतलब सॉरी सोलर सिस्टम का सिर्फ सन के पास अकेला है। बाकी 1% में ये सारे के सारे प्लैनेट्स हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स, ठीक है। 9 के 9 प्लूटो को इंक्लूड कर दो तो, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट। और इनर प्लैनेट को क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मतलब बेसिकली ये समझ लो कि इनके पास खुद का एटमॉस्फेयर होता है, प्लस गैसेस तो होती हैं, प्लस इनके पास लैंड होती है जहाँ पे आप लैंड कर सकते हैं। सर मतलब लैंड मतलब जमीन सतह होती है इनके पास। तो सर के जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून इनके पास नहीं है, ऑब्वियस है किसके पास नहीं है। तो सर इनको क्या बोलते हैं? जो अंदर वाले 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये लाइन्स में बता रहा हूँ मैं आपको, और लाइन से ही होते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट। सुनना क्यों बोलते हैं इनर प्लैनेट, यहाँ देखो, क्योंकि ये देखो ना, ये चारों पास में हैं। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट देख रहे हो, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट के जो अंदर है वो इनर, जो बाहर है वो आउटर। बस इतना ही याद करना था, बस इतना ही याद करना था, ठीक है। और जो अंदर वाले तो उन्हीं को हम लोग टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, इनके पास एटमॉस्फेयर होता है, वे डू नॉट हैव मैनी गैसेस, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इनके पास गैसेस तो होती हैं, बट ज़्यादा गैसेस नहीं होती है। तो क्या सर जो बाहर वाले होते हैं उनके पास बहुत सारी गैसेस होती हैं? हाँ सर, इनके पास बहुत ज़्यादा गैसेस होती हैं, इसलिए हम इनको गैसियस प्लैनेट्स भी बोलते हैं। बट ये जो 2 प्लैनेट्स हैं जो कि लास्ट के हैं, यूरेनस और नेपच्यून, इनको हम लोग आइस प्लैनेट ही बोलते हैं, मतलब इनमें बर्फ़ ही बर्फ़ है इस वजह से, ठीक है। देखो लिखा है ना, आका गैसियस, आका मतलब होता है ऑल्सो नोन एज, अच्छा चलो बोल ही दिया है। अर्थ के टिल्ट की बात करें तो बोलते हैं कि अर्थ बेसिकली सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है अर्थ का टिल्ट थोड़ा सा याद रखिए। ये कोई कमेंट करके बताएगा कितना टिल्ट है, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन बन सकता है, जरूर बताइए कितना टिल्ट है, ठीक है। ठीक है। अ वार्निंग स्टार्ट हिट द अर्थ अ लॉन्ग टाइम अगो। जो वार्निंग स्टार मतलब होता है, वॉन्डर मतलब होता है इधर उधर घूमना। जो ऐसे एक तारा था जो कि इधर उधर घूम रहा था, बहुत समय पहले माना जाता है कि वो आके पृथ्वी से टकरा गया था। उस चक्कर में जो पृथ्वी थोड़ी टेढ़ी हो गई। सर ये वही वाला तो नहीं था जिसने डायनासोर्स को ख़त्म किया? ऑब्वियस है कि हो सकता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, बट साइंटिस्ट तो शायद यही बोलते हैं कि वही वाला था, ठीक है। प्लूटो के बारे में देख लेते हैं। तो प्लूटो द 9th प्लैनेट बट रिमूव्ड बाय AIU। तो IAU, ये ऊपर क्या लिखा है? ये गलत लिखा है, IAU, ठीक है, तो उसको सही कर लेंगे अभी हम। तो जो 9th प्लैनेट है जो कि बाद में रिमूव कर लिया गया IAU के अकॉर्डिंग, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो भाई जो प्लूटो था वो 3 कंडीशन में से एक कंडीशन या 2 कंडीशन या 3 कंडीशन में से हो सकता है तीनों कंडीशन को मीट नहीं कर रहा हो। अभी जब हम ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको इसको डिटेल में बता देंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए
कि भाई ये बेसिकली जो मीटिंग हुई थी पराग में 24 अगस्त 2006 में, उन्होंने बोला कि ये तुम भाई इस लायक नहीं हो कि हम तुमको प्लेनेट बोलें। ठीक है, कौन बोलता है, कौन बोलता है, ज़रा कोई बताएगा कमेंट करके। ये लिखा तो हुआ है IAU बोलता है, कब बोलता है ज़रा ये बताओ कमेंट करके। ये बोलते हैं 2006 में, डेट कितनी है 24 अगस्त 2006। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला कि तुम भैया बहुत स्लो, तेरा साबुन स्लो है क्या, बताओ। जो इंसान धीरे दौड़ रहा था, स्लो एंड स्टेडी बेचता रहे, इसके वाला सिस्टम ही हटा दिया, बोले चलो तुम प्लान नहीं हो, भागो यहाँ से। बहुत गलत हुआ भाई। क्यूपर बेल्ट क्या होती है, देखो तुमको दिखा दें, ये है क्यूपर बेल्ट, ये देख रहे हो, ये वाली है, ये वाली है, देखो देख नहीं रही होगी, अब देखेगी, ये है क्यूपर बेल्ट। ठीक है, ये क्या है, ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये क्यूपर बेल्ट। ठीक है, कूपर बेल्ट, कूपर। ठीक है, DB कूपर मत समझ लगना, सर्च मत करने लगना DB कूपर क्या होता है, DB कूपर कौन था। ठीक है, बिल्कुल सर्च मत करना। अब ये नहीं सर्च ही करने लगे, मना कर रहा तो सर्च कर लो, तो कर लो फिर, क्या ही दिक्कत है, मज़ा आ जाएगा, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मतलब बढ़िया स्टोरी है, मज़ा आ जाएगा। तो क्यूपर बेल्ट सोलर सिस्टम के एकदम एंड में है। तो एक आयरस जो कि हमारा एस्ट्रॉइड है, वो भी इसी बेल्ट में पाया जाता है। कौन सा, आयरस, ERIS। ठीक है, लाइट ईयर की बात करें तो लाइट ईयर इतनी होती है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। बेसिकली ये समझ लो कि लाइट की जो स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब आप एक बार अगर पलक अपनी झपकाओगे ना, तो आप 7.5 मतलब 7.5 चक्कर लगा चुके होगे पृथ्वी के, प्लस मून पे पहुंच चुके होगे। ठीक है, आप एक पलक झपकाओगे और आप चांद पे चले जाओगे, अगर आप लाइट की स्पीड से गए। बट लाइट की स्पीड से जाना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है, चलो ये भी जान लेते हैं, आपको बता दें। इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि लाइट के अक्षरों को बता ही देते हैं। जब कोई भी चीज़ स्पीड गेन करती है, स्पीड अटेन करती है, तो उसका मास बढ़ने लगता है। ठीक है, तो जब कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड या लाइट की स्पीड के आसपास भी आएगी, तो उसका मास तो इन्फिनिट बढ़ने लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। अब जब किसी चीज़ का मास इन्फिनिट हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट के टाइम पे, लाइक कोई चीज़ मान लो 3 लाख किलोमीटर नहीं चल पाई, वो 1 लाख किलोमीटर भी जाने लगेगी ना, तो उसका मास इन्फिनिट हो जाएगा, मतलब बहुत सारा हो जाएगा। और इन्फिनिट मास वाले ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड में एक्सेलरेट करने के लिए इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, जो कि इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड में ट्रैवल नहीं कर सकता। बट आप बोलेंगे तो सर ये फोटॉन्स जो कि लाइट के पार्टिकल्स है, ये कैसे ट्रैवल कर पा रहे हैं। तो फोटॉन्स होते हैं मासलेस पार्टिकल्स। मासलेस मतलब इनके अंदर कोई मास ही नहीं होता है। तो चाहे तुम इनको भाई सुनना, जब कोई चीज़ जीरो है और तुम उसको 20 लाख गुना बढ़ा दो, तो भाई मल्टीप्लाई करके देख लो, रहेगा तो जीरो ही ना। तो भाई जब इन्फिनिट होगा ही नहीं मास, मतलब जीरो ही है वो, इन्फिनिटी नहीं होना उसको, तो फिर भाई चाहे जितना स्पीड में बढ़ा लो, वो आराम से अटेन कर सकती है स्पीड। ठीक है, तो वही है। ठीक है, तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है, तो हो सकता है इस लेक्चर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके भेजूँ। ठीक है, इसमें हम लोग ऊपर पढ़ लेते हैं एकदम बेसिक बेसिक, अगले पार्ट पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके PYQs भी देखेंगे। ठीक है, पार्ट्स बेसिकली पार्ट्सैक जो भी है एक बिगर यूनिट है। लाइक लाइट आपके हिसाब से तो बहुत तेज़ दिख रही होगी, बट यूनिवर्स के हिसाब से इसकी कोई औकात है नहीं सर। मतलब कि यूनिवर्स से समझो 92.6 मतलब कुछ ऐसे ही बिलियन, 90+ बिलियन करके कुछ हमारे यूनिवर्स की वो है लेंथ। मतलब ये है कि 19 पॉइंट कुछ लाइट ईयर्स हमारे यूनिवर्स की, बिलियन की बात कर रहा हूँ, इतना क्या है डिस्टेंस है। तो लाइट को इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए 90 बिलियन साल लग जाएंगे, और 90 बिलियन साल में यूनिवर्स कितना एक्सपेंड हो जाएगा आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो लाइट को सूरज से हमारे पास आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। तो जिसको तुम तेज समझ रहे हो ना कि सूरज अभी हाल फटेगा ना, तो तुमको 8 मिनट 20 सेकंड बाद पता चलेगा, लाइट को देखोगे तो। ठीक है, ठीक है। ओर्ट क्लाउड क्या होता है, द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द आइस बॉडीज सोर्स ऑफ लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स। ठीक है, समझ जाओ। जो कॉमेट्स होते हैं जिनका आउटर पार्ट जो कि बेसिकली आइस से बना होता है, उसको बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट रीजन उसको बोलते क्या है, ओर्ट क्लाउड। ठीक है, हेलोस्फीयर क्या होता है, द सन्स मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड इनटू स्पेस क्रिएटिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर। लाइक इसको समझ लो, ये देख रहे हो ये वाली चीज़, इसको बोलते हैं। ठीक है, लाइक ये सन है, लेकिन सन की एक प्रोटेक्टिव लेयर है इतने पार्ट में, ये जो देख रहे हो ये लेयर है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलियोस्फीयर। द सन्स मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड इनटू स्पेस क्रिएटिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर। ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि क्या, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक्सटेंड रहती है, मतलब स्पेस में बड़ी रहती है, किसके, सूरज के चारों तरफ, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है सन के लिए। ठीक है, बस इतना ही जानना था। तो ये इंपॉर्टेंट है, बट ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि आप सारी की सारी चीज़ें याद करो। फिलहाल बस इतना देख लो
कि जो फोटोस्फीयर होता है वो होता है द ब्राइट आउटर लेयर ऑफ सन दैट एमिट मोस्ट ऑफ द रेडिएशन। ये देखो सबसे ज़्यादा रेडिएशन निकालता है वो फोटोस्फीयर होता है, और यही पार्ट है जो कि हमको सन का दिखता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलता है। कि जिस चीज़ की तुम फोटो ले सको, जो चीज़ तुमको दिखे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। ये जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये समझाने के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ, अगर लर्न करने के पर्सपेक्टिव से पढ़ाता तो आपको लर्न हो जाती चीज़ें, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिए। क्रोमोस्फीयर क्या होता है, जस्ट अबव द फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर के जस्ट ऊपर, इट इज रिलेटिवली अ थिन लेयर। ये बेसिकली थोड़ी थिन लेयर होती है और ये दिखती नहीं है, क्यों, क्योंकि जो दिखती है वो तो फोटोस्फीयर है, और फोटोस्फीयर के ऊपर अगर कोई चीज़ है तो सर उसको दिखना चाहिए, बट वो नहीं दिख रही, इसका मतलब क्या है, तो वो इनविजिबल है, मतलब काइंड ऑफ इनविजिबल है, ठीक है। कोरोना की बात करें, सर इसने तो बहुत परेशान करा, ये वो कोरोना नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ डिस्टिंक्टिव एटमॉस्फेयर ऑफ प्लाज्मा दैट सराउंड द अर्थ एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, आउटर लेयर मोर टेम्परेचर। जो आउटर लेयर होगी उसमें ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर देखो, एक लेयर होती है प्लाज्मा की जो कि सन के चारों तरफ होती है, और दूसरे जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके अंदर भी होती है, ठीक है। आपने अगर पढ़ा होगा कितने टाइप के मैटर होंगे, तो हो सकता है आपने 5 टाइप के पढ़े हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 2 और होते हैं। उनमें से एक प्लाज्मा होता है, 5th वाला कौन सा होता है जरा कमेंट करके बताइए। तो ये वही प्लाज्मा है, ठीक है, आपने शायद कभी पढ़ा हो, ठीक है। कोरोना की बात करें तो वही है, ठीक है। सन स्पॉट की बात कर लीजिए तो सन में एक छोटा सा पैच, मतलब धब्बे हैं, तो इसको वीको ईको लगाओगे तो ये ठीक हो जाएगा, बट वीको किसी ने लगा ही नहीं, तो एक छोटा सा पैच है जो कि सन पे हमेशा बना हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क पैच ऑन द सरफेस ऑफ द सन, उसी को क्या बोलते हैं, सन स्पॉट बोलते हैं। सोलर विंड की बात करें, इट इज अ स्ट्रीम ऑफ एनर्जाइज्ड चार्ज पार्टिकल, प्राइमरली इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्लोइंग आउटवर्ड। जो एक सोलर विंड्स होती हैं जो सूरज की तरफ से फेंकी जाती है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा चार्ज होते हैं, जो कि सूरज से चारों तरफ फेंके जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर विंड बोलते हैं, और ये बहुत हानिकारक होती है। सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स इन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे अर्थ के ऊपर कोई लेयर है, पता नहीं कौन सी लेयर, जरा कोई कमेंट करके बता दो। और वो डे भी बनाया जाता है उस लेयर के ऊपर, तो वो डे कब बनाया जाता है ये भी बता दो, ठीक है। सोलर फ्लेयर्स की बात करें, देयर आर अ मैग्नेटिक स्टॉर्म द सन विच अपीयर्स टू बी अ वेरी ब्राइट स्पॉट ऑन द गैसेस, ठीक है। जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं, देयर इज अ मैग्नेटिक स्टॉर्म द सन विच अपीयर्स टू बी अ वेरी ब्राइट स्पॉट। देखो, जब सन बेसिकली उस पर 24 घंटे ज्वालामुखी वाली हरकतें हो रही हैं, तो सन फट रहा है, मतलब ये नहीं कि सन फट जाएगा, मतलब सन पे बहुत सारा लावा, लाइक लाखों अरबों खरबों जो लीटर्स ऑफ लावा है वो ऊपर नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक स्टॉर्म द सन विच अपीयर टू बी अ वेरी ब्राइट स्पॉट, तो इस चक्कर में जहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती है, वो जो पार्ट है वो ज़्यादा विजिबल रहता है, ठीक है, सोलर फ्लेयर्स वाला, ठीक है। बस इतना ही जान लो, ऊपर ऊपर ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़्यादा जानना है, ठीक है। इंडिया बिकेम द 4th कंट्री टू सेंड मिशन ऑन सन, तो सूरज पे जो मिशन भेजने वाली इंडिया थी वो 4th कंट्री बन चुकी है। इससे पहले कौन कौन से लोग हैं जो सन पे मिशन भेज चुके हैं, कौन कौन सी कंट्री है, ज़रा कमेंट करके बताइए अगर आपको बताओ तो। जो मिशन का नाम क्या था, आदित्य L1 था, ठीक है। लैंग्वेज पॉइंट क्या होता है, टोटल 5 लैंग्वेज पॉइंट होते हैं अर्थ से सन के बीच में, बट वो मत जानिए। पॉइंट वेयर सैटेलाइट इज प्लेस फॉर स्टेबिलिटी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज पॉइंट क्या होते हैं। और ये लैंग्वेज जो व्हीकल थी उसका नाम क्या था, PSLV C57, बस इतना याद कर लीजिए, बाकी ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई होंगी, लाइक सोलर स्फीयर क्या होते हैं, तो मैं बता दूंगा, मैं इनको अगली वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दूंगा। फिलहाल मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे, तो इतना ही, ठीक है। आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है, बाकी आपको जो भी डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, हर चीज़ को आपको ज़्यादा डीप में पढ़ने की नीड है नहीं है फिलहाल। अगर आप SSC को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप UPSC को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर आपको जानना चाहिए कि ये लैंग्वेज पॉइंट कहाँ होते हैं, कौन कौन से लैंग्वेज पॉइंट हैं, कहाँ पे हैं, सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, और अच्छा खासा डीप में जाना चाहिए। ये इरप्शन देख रहे हो, वो जो वोल्केनो के बारे में बताया था वही, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगले वीडियो में ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम कवर कर लेंगे, द यूनिवर्स को भी, गैलेक्सीज़ को भी, और फिर मिल्की वे को, और फिर हमारे जो प्लैनेट शुरू हो जाएंगे, और साथ में बेसिकली इंपॉर्टेंट यही अगली वीडियो होगी। और ये वीडियो ये भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आपको बेसिक समझना था। और PYQs में मैं और सारे PYQs भी मेंशन कर दूंगा जो कि पिछले साल में या फिर आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको लगा कि इसमें कुछ यूज़फुल है। फिलहाल GK सीरीज़ के लिए हमने सेंसस पूरा कवर कर रखा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग डेली डाल रहे हैं, होप आपकी हेल्प हो रही होगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब हम अपलोड करते हैं तो आपकी हेल्प होती है, आप चीज़ें लर्न कर पाते हैं इजीली, तो प्लीज़ उनको शेयर करा करिए। और कमेंट में आप अगर अपना प्यार बताएंगे, आप मतलब बरसाएंगे और बताएंगे कि आपको किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए, तो उस पर हम फोकस करेंगे। ये जो वीडियो का जो बेसिकली बोला था वो शायद दृष्टि साहू करके एक बच्ची है, उसने बोला था, तो उस चक्कर मैंने ये वीडियो बनाया है। बट दृष्टि, होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई होंगी तो आप कमेंट में अपना डाउट डाल सकते हैं, मैं उनको ज़रूर सॉल्व कर दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।